हेलो स्टूडेंट्स, आ चुका हूं अपनी एक नई क्लास लेकर। आज की क्लास मेरी कीपिंग क्वाइट पे आधारित है। और जैसा कि मेरे पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि कीपिंग क्वाइट ये लेसन जिसको मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रखा है, इसके बाद मैंने आपको इसका सेंट्रल आइडिया दिया है। और अब ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर देने वाला हूँ। लेकिन क्वेश्चन आंसर देने के पहले मैं आपको इस लेसन की समरी बताना चाहता हूँ कि लेसन में क्या है, कैसे है, ये चीज़ पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। कीपिंग क्वाइट जिसको लिखा है पैब्लो नेरूदा जी ने, और इसमें ये बताया गया है कि आदमी किस तरह से स्थिर रहकर, शांत रहकर अपने आप को आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन करके अपने आप को जांच सकता है कि वो क्या कर रहा है, अंदर से कैसा है, और वो क्या वो सही कर रहा है कि क्या वो गलत कर रहा है। तो इसमें पैब्लो नेरूदा जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें ये चीज़ बताई है कि कोई आदमी शांत रहकर किस प्रकार से अपनी अंतरात्मा को जांच सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो समरी है इसको जान लेते हैं कि इसमें पैब्लो नेरूदा जी बताते हैं कि आत्मनिरीक्षण करने के लिए बहुत ही कम समय चाहिए। यानी इसीलिए इसमें शुरुआत में ही कहते हैं कि 12 तक गिनिए और सब कुछ शांत हो जाइए, और शांत होकर ये सोचिए, स्थिर होकर ये सोचिए कि मैं अपने अंदर से क्या हूँ। और उस समय नेरूदा जी बताते हैं कि उस समय जो है ये धरती पर बहुत ही एग्जॉटिक मूवमेंट होगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा कि सभी लोग एक साथ एक जगह पर चुपचाप बैठ जाएं, और उससे उनकी यूनिटी प्रदर्शित होगी, एकता प्रदर्शित होगी। तो वहाँ पे बताते हैं कि ये जो लेसन है, मतलब ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट जो है उस समय बहुत ही एग्जॉटिक होगा। और उस समय जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो सब लोग अपने जो ब्लाइंड रश है अपनी लाइफ की, जो उन्होंने टारगेट निर्धारित कर रखा है कि अपने लाइफ में डेथ के पहले मुझे टारगेट को अचीव करना है, उस टारगेट की तरफ जो उनका ब्लाइंड रश है, उस ब्लाइंड रश से भी रुक जाएंगे। और रुकने के सब बात साथ साथ वो अपने आप के बारे में भी सोच सकेंगे कि क्या काम करते करते उनको कितना ज़्यादा अपने आप को क्षति पहुंचा लिए है, कितनी ज़्यादा अपने आप को वो नुकसान पहुंचा लिए है, इस बारे में भी वो सोच सकते हैं। तो वहाँ पे उस समय जब सब कोई शांत हो जाएगा तो धरती पर चल रहे जितने भी किसी भी प्रकार के युद्ध हैं वो सारे युद्ध रुक जाएंगे। किसी प्रकार के युद्ध से क्या मतलब, जो ग्रीन वॉर्स चल रही है, जो इन्वायरमेंट के खिलाफ हम लोगों का युद्ध जो चल रहा है वो युद्ध रुक जाएगा। वो जो हम लोगों का मैन टू मैन युद्ध चल रहा है, जिसमें हम लोग जो पॉइजनस गैस का यूज़ करते हैं या फिर जो फायर आर्म्स का यूज़ करते हैं, वो सारे युद्ध रुक जाएगा। तब हम लोग ये पहचान पाएंगे कि जिससे हम युद्ध कर रहे हैं वो हमारे अपने ही भाई हैं। और उस समय हम लोग अपनी विचारधारा, अपनी सोच को बदलकर एक नए युग की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये सब कुछ संभव हो सकता है जब हम शांत रहकर आत्ममंथन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। इससे धरती का स्वरूप बदल सकता है। तो पैब्लो नेरूदा जी जो हैं बहुत ही अच्छी भाषा में इन्होंने बताया है, और इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज का यूज किया है। और मुझे बताते हैं कि साइलेंस होकर स्थिर होने का मतलब ये नहीं कि वो ये नहीं चाहते कि आप लोग लाइक ए डेड बॉडी हो जाए, मतलब सारे काम एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी रोक दे। क्योंकि जो टोटल इनएक्टिविटी है, वो टोटल इनएक्टिविटी जो होती है वो डेड बॉडी के अंतर ही होती है। वो डेड बॉडी के अंदर ही होती है कि जिसमें वो अपने सारे एक्टिविटी को, सारी जो कार्य होते हैं उनको रोक देती है। तो जो यहाँ पे पोएट हैं वो ये नहीं कहते हैं कि काम रोकने का मतलब, स्थिर होकर बैठने का मतलब लाइक ए डेड बॉडी हो जाए। कुछ समय के लिए अपने जीवन से कुछ समय के लिए पॉज ले, अपनी भाग दौड़ से कुछ समय के लिए पॉज ले, और उस पॉज में आप ये पाएंगे कि उतनी देर का पॉज जो है, उतनी देर का जो रोक है आपके काम की, वो उसने आपके जीवन को कितना अधिक बदल दिया है। और ये बताते हैं कि इसमें पूरी धरती जो है, पूरी धरती का स्वरूप ही बदल सकता है। इस पोएम को मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि लाइन बाय लाइन कितना अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया। बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन किया गया, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस लेसन का मैंने सेंट्रल आइडिया दिया। ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहले चलते हैं अपने क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाई डज पैब्लो नेरूदा अर्ग अस टू कीप स्टिल। मतलब पैब्लो नेरूदा जी क्यों चाहते हैं कि हम लोग स्टिल रहे, स्थिर रहें। तो क्योंकि वो बताते हैं कि स्थिर रहने से हम लोग अपनी लाइफ में परिवर्तन कर सकते हैं। आंसर देखिए क्या निकलता है कि स्टिलनेस इज एसेंशियल फॉर कॉम रिफ्लेक्शन एंड क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। स्टिलनेस मतलब स्थिरता बहुत ही आवश्यक है अपनी जो अंदर की जो इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, शांतिपूर्वक अपना इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए स्थिरता बहुत आवश्यक है। आगे कहते हैं वी हियर द वॉइस ऑफ कॉन्शियस इन द मोमेंट ऑफ साइलेंस। हम लोग
शांत रहने के दौरान, मौन रहने के दौरान अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन सकते हैं। द पोएट इज कन्विंस्ड दैट द मोस्ट ऑफ ह्यूमन इल्स एंड मिजरीज आर कॉस्ड बाई ह्यूमन्स हरी। मतलब वो कहते हैं कि जो ह्यूमन्स इल्स है, ह्यूमन इल्स मतलब समाज की जो मानव की बुराइयां हैं, वो सारी बुराइयां एंड मिजरीज और सारे कष्ट आर कॉस्ड बाई मेंस हरी, जो आदमी की जल्दबाजी है और जो अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ है, उस दौड़ के कारण ही सारी बुराइयां और सारी परेशानियां मानव की वहाँ पे होती हैं। एंड रश टू डू थिंग्स, और कार्य करने की जो भाग दौड़ है, उसी के कारण सारी बुराइयां, सारी परेशानियां मानव की खड़ी होती है। द पोएट विशेस दैट वी मे विड्रॉ आवर सेल्फ फ्रॉम आवर अनडिजायरेबल एक्शन एंड कीप स्टिल फॉर ए मोमेंट। और पोएट ये चाहते हैं कि हम लोग अपनी जो अच्छाएं हैं उनसे कुछ देर के लिए अपने आप को विड्रॉ कर लें, कुछ देर के लिए अपने आप को अलग कर लें और एक क्षण के लिए, कुछ देर के लिए ही हम लोग स्टिल होकर, शांत होकर बैठ जाएं। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या निकलता है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई शुडंट बी स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। अब इसमें पोएट कहते हैं कि ये चीज़ उन्होंने क्यों कही है कि हम लोग कोई लैंग्वेज ना बोलें, अपनी आर्म्स को ना हिलाएं, अपनी भुजाओं को ना हिलाएं, ये चीज़ क्यों कही गई है? तो देखिए इसका आंसर क्या निकलता है। पीपल ऑफ द वर्ल्ड स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब पोएट बताते हैं कि जो संसार के लोग कई सारी भाषाओं में बोलते हैं। जैसे आप जानते हैं, कोई चाइनीज़ बोलता है, कोई जैपनीज़ बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई इंडियन बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो जो संसार के लोग हैं कई सारी डिफरेंट भाषाओं में बोलते हैं। दे इंडल्ज अननेसेसरी डिबेट्स एंड डिस्प्यूट्स, और वे हमेशा अनावश्यक जो डिबेट्स है, वार्ताएं की किया करते हैं या फिर बहस किया करते हैं, और जो डिप्यूट्स है मतलब जो मामले मुद्दे हैं उस पर बात किया करते हैं। अनावश्यक कई सारी भाषाओं में बात किया करते हैं लोग, जो जिस भाषा में बात करते हैं, लेकिन उनकी क्या होती है, डिस्प्यूट पे ही और अननेसेसरी अनावश्यक बातें होती रहती हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट लीड टू डिस्ट्रक्टिव वॉर्स, और कई सारे आर्ग्यूमेंट जो होते हैं, कई सारी की इस प्रकार की बहसबाजी जो होती है वो बहुत बड़े युद्ध में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि आपने गांव में ही देखा होगा कि लोग बातें करते करते आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो उस लड़ाई झगड़े की शुरुआत कहाँ से होती है? बातों से होती है, एक दूसरे से बातों से, बातों में एक दूसरे से असहमत हुए कि वहाँ पे उन लोगों के बीच में झगड़ा ठन गया। तो यही चीज़ यहाँ कभी बता रहे हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है इस प्रकार की, वो बहुत बड़े युद्ध की तरफ चली जाती है। द पोएट अर्ग्यूज पीपल स्टॉप टॉकिंग स्पीकिंग एनी लैंग्वेज, और पोएट कहते हैं लोगों से कि किसी भी भाषा में बात करना वो रोक दे, बंद कर दे। दे मस्ट स्पीक थ्रू देयर हार्ट्स, और वे चाहते हैं कि वे अपने जो हृदय की भाषा है, दिल की भाषा है, उससे बात करें। सो फॉर मैन हैव मूव्ड देयर आर्म्स ओनली टू हार्म्स अदर, और इसके अतिरिक्त जो आदमी है वो अपने जो आर्म्स हैं, मतलब अपनी भुजाएं, अपने हथियार केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए उठाते हैं। कैसे? क्योंकि जब हम अपनी हाथ चलाते हैं तो अपने हाथ को किस लिए चलाते हैं? या तो कोई इंजन चलाने के लिए करते हैं, या तो लड़ाई झगड़ा के लिए करते हैं। इंजन अगर चलाए तो उससे इन्वायरमेंट का नुकसान होता है, इन्वायरमेंट का नुकसान मतलब ह्यूमन का नुकसान। तो इंजन चलाने के लिए मतलब कोई जैसे गाड़ी चलाना हुआ है, कि कारखाने में कोई मशीन चलानी हुई, तो वहाँ पे हम अपने हाथ को उठाते हैं तो मनुष्य का नुकसान करते हैं। या फिर आर्म्स, जो दूसरा तरीका आर्म्स का है वो हथियार है, तो हथियार उठाएंगे तो निश्चित ही हम दूसरे का नुकसान करेंगे। तो यहाँ पे कवि बताते हैं कि जब हम अपने हाथ चलाते हैं, अपने आर्म्स को यूज़ करते हैं, तो निश्चित ही दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए करते हैं। देयर फॉर द पोएट वांट्स दैट दे शुड नॉट मूव देयर आर्म्स सो मच, इसलिए कवि चाहते हैं कि अपने आर्म्स को भी कुछ देर के लिए स्थिर रोक दिया जाए, शांत रहने दिया जाए, जिससे कि दूसरों का नुकसान न होने पाए और विश्व में शांति आए। क्लियर? अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारे सामने निकलता है। What does the poet ask the fisherman and the man collecting salt to do? What does he exactly want to convey by this? और जो कवि हैं यहाँ पे उन मछुआरों से क्या कहते हैं और उन लोगों से क्या कहते हैं जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, और वास्तव में वो चीज़ वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए आंसर क्या निकलता है। पैब्लो नेरूदा इज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस। पैब्लो नेरूदा जो हैं किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ हैं। ही एड्रेसेस द फिशरमैन एंड आस्क देम नॉट टू हार्म व्हेल्स लिविंग इन कोल्ड सीज ऑफ द पोलर रीजन। वो मछुआरों को
सूचित करते हैं, इंगित करते हैं, और ये बताते हैं कि पोलर रीजन्स, पोलर मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाली, ठंडे पानी में रहने वाली वेल्स को भी वो लोग नुकसान ना पहुंचाए, जिससे कि वायलेंस ना हो। तो जब वो मछुआरों को कहते हैं कि वो पानी में रहने वाली वेल्स को भी नुकसान ना पहुंचाए, और साथ ही साथ लोगों को ये सलाह देते हैं कि वो अपनी जो युद्ध है, युद्ध को रोककर सारे प्रकार के वायलेंस को भी रोक दें। ही इज ऑल्सो अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ टॉर्चरिंग, और वो किसी भी प्रकार की प्रताड़ना के भी खिलाफ है, चाहे वो खुद को दी जा रही हो प्रताड़ना हो, चाहे वो आपके द्वारा किसी दूसरे को दी जा रही हो प्रताड़ना हो, तो वो किसी भी प्रकार की प्रताड़ना, टॉर्चरिंग के खिलाफ भी है। द मैन हु इज गैदरिंग साल्ट हैज हर्ट हिज हैंड्स, और जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे होते हैं वो अपने हाथों को नुकसान पहुंचा लेते हैं, अपने घाव लगा लेते हैं, और वो नमक इकट्ठा करते करते देखते भी नहीं है कि उनके हाथों में कितना घाव लग गया है। यहाँ से कभी ये कहना चाहते हैं कि नमक इकट्ठा करने वाले लोग ही नहीं, दुनिया में जितने भी लोग कोई भी कार्य कर रहे हों, वो कार्य करने की इतनी जल्दबाजी रहती है कि वो देखते ही नहीं कि उस कार्य की करने की जल्दबाजी में वो स्वयं की, अपने आप की कितनी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप को कितना ज़्यादा वो क्षति पहुंचा रहे हैं। तो जब बताते कभी कि सारे काम को कुछ देर के लिए रोक दिया जाएगा, तो वो लोग भी जो अपने शरीर को क्षति पहुंचा रहे काम करते से करते, वो अपने आप, अपनी बॉडी को भी देखेंगे कि उन्होंने कितना अपने आप को लॉस कर लिया है। क्लियर? तो ही आस्क्ड दिस मैन टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ हिज इंजर्ड हेड, और वो इस प्रकार के लोगों से कहते हैं कि वो स्वयं की देखभाल करें, अपने घायल हाथों को देखें। अर्थात कभी ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो काम करते करते अपने आप को क्षति पहुंचा लेते हैं, तो जब वो काम रोकेंगे तो वो अपने आप की तरफ देख पाएंगे, और अपने जो चोट लगे अंग हैं उनको भी देख पाएंगे कि कैसे उनको देखभाल की जाए। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर्स मेंशन इन द पोएम, मतलब इस कविता में किस किस प्रकार की वॉर, किस किस प्रकार के युद्ध के बारे में बताया गया है। तो आपने अगर पोएम को ध्यान से पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि कौन कौन सा वॉर मैंने बताया था। मैंने बताया था कि कभी नहीं बताया है कि ग्रीन वॉर होता है, गैस वॉर होता है, फायर वॉर होता है, मतलब इन सारे वॉर को रोक दिया जाए। अर्थात द पोएट इज अगेंस्ट वॉर ऑफ ऑल काइंड, मतलब पोएट जो है सभी प्रकार के युद्धों के खिलाफ है। ही वॉन्ट्स अ टोटल स्टॉपेज ऑफ वॉर, वो सभी प्रकार के युद्ध को रोक चाहता है। वॉर कौन कौन से है? ग्रीन वॉर अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, मतलब प्रकृति के खिलाफ चल रहा ग्रीन वॉर। ग्रीन वॉर मतलब प्रकृति के खिलाफ कैसा युद्ध चल रहा है, हम लोगों का, मनुष्यों का प्रकृति के खिलाफ कैसा युद्ध चल रहा है। वो भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनों से उस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, और प्रकृति समय समय पर उनको उनकी जो इस कृत्य का दंड दे रही है, और प्रकृति भी उनसे एक युद्ध लड़ रही है, और वो प्रकृति से युद्ध लड़ रही है, जिसको कहते हैं ग्रीन वॉर। कवि ने यहाँ इसको ग्रीन वॉर का नाम दिया है, और वो कहता है ग्रीन वॉर को रोक दिया जाए। वॉर्स विद पॉइजनस गैसेस, मतलब जो युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली गैसें होती हैं, मतलब बहुत सारे दिखा होगा कि आप युद्ध में जो गैस का इस्तेमाल करके लोगों को मारा जा रहा है, तो उस वो जहरीली गैसों के युद्ध से चलने वाले युद्ध को भी रोक दिया जाए। वॉर्स विद फायर मस्ट बी टर्मिनेटेड एट वंस, और जो गोली बंदूक से लड़ा जाने वाला युद्ध है, बम से लड़ने वाले युद्ध हैं, इन सारे युद्धों को एट वंस तुरंत ही रोक दिया जाए। और ऐसा करते हम लोग वर्ल्ड पीस ले आएंगे, संसार में शांति ले आएंगे, और लोगों की जो सोच का नजरिया है वो बदल देंगे। वहाँ पे ये सोचेंगे कैसे हम एक दूसरे के, अपने भाई से लोगों से ही युद्ध लड़ रहे हैं। जैसे आप अभी ले लीजिए कि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कभी यूक्रेन भी रशिया का ही एक अंग था, और रशिया में रहने वाले लोग यूक्रेन के ही हैं, और यूक्रेन में रहने वाले लोग रशिया के ही, अर्थात यूक्रेन में जो लोग रहते हैं वो रशियन बोलते हैं, और कभी वो भी रशियन ही थे, लेकिन आज वो यूक्रेन नाम के देश में बसे हुए हैं, और उन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। अगर युद्ध को रोक दिया जाए तो जो युद्ध लड़ने वाले सिपाही हैं वो ये देखेंगे कि यूक्रेन के जो लोग हैं वो उन्हीं के भाई हैं, क्योंकि कभी तो वो रशिया का अंग था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कभी चाहता है कि सभी प्रकार के अगर युद्ध रोक दिए जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग ये समझ पाएंगे कि जिससे हम युद्ध कर रहे हैं वो तो हमारे भाई ही हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द पोएट डिस्टिंग्विश स्टिलनेस फ्रॉम टोटल इनएक्टिविटी, व्हाई डज नेरूडा सेज आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मतलब जो इसमें कवि हैं ये बताते हैं कि स्टिलनेस, स्थिरता, और टोटल इनएक्टिविटी को क्यों नहीं एक साथ किया गया है, और क्यों कभी ये कहते हैं कि मुझे एक डेड बॉडी के समान स्थिरता नहीं चाहिए। क्योंकि यदि आपने लेसन को पढ़ा तो ये बताया, इसमें देखा होगा कि पोएम में बताया गया है कि जो
स्टिलनेस है, स्थिरता है, हम लोगों को अपने जीवन से कुछ देर के लिए पॉज लेने के लिए कह रही है कि कुछ देर अपने सारे कार्यों को रोक कर, अपने सारे कार्यों से पॉज लेकर हम अपने आप के बारे में सोचें कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जबकि टोटल इनएक्टिविटी जो होती है वो डेड बॉडी में होती है, जो कि सारे कार्य को बंद कर देती है। उससे कोई दुनिया में हो रहे, वर्ल्ड में हो रहे किसी भी प्रकार के कार्य से मतलब नहीं है। इसीलिए जो स्टिलनेस है वो हमें अपनानी चाहिए, लेकिन टोटल इनएक्टिविटी जो है वो नहीं अपनानी चाहिए। और कभी यहाँ ये कहते हैं कि मुझे स्टिलनेस चाहिए, ना कि टोटल इनएक्टिविटी। देखिए आंसर क्या है, पैब्लो नेरूदा इज इन फेवर ऑफ स्टिलनेस और साइलेंस। पैब्लो नेरूदा जो है वो स्टिलनेस, स्थिरता और मौन के पक्ष में है। वी रिमेन स्टिल एंड क्वाइट फॉर सम टाइम, कि हम लोग कुछ देर के लिए शांत और स्थिर रहना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ टोटल इनएक्टिविटी इज ए परमानेंट सस्पेंशन ऑफ वर्क। और टोटल इनएक्टिविटी जो है हमारी परमानेंट सस्पेंशन है, मतलब स्थायी रूप से कार्य को रोकना है। इट इज जस्ट लाइक डेथ, और ये बिल्कुल मौत के समान होगा। स्टिलनेस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। और स्थिरता को लेकर, तो स्थिरता और टोटल इनएक्टिविटी के बीच में आपको कभी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लाइफ गोज ऑन एज यूजुअल। लाइफ जो है, अपनी जिंदगी जो है जैसा कि है वैसा चलती रहती है। क्योंकि जिंदगी से आप कोई कार्य को रोक सकते हैं, लेकिन परमानेंट उस कार्य को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ जो है अपने आप चलती रहती है। देयर कांट बी एनीथिंग लाइक टोटल इनएक्टिविटी। और लाइफ में टोटल इनएक्टिविटी नाम की कोई चीज नहीं होती। स्टिलनेस होती है, साइलेंस होता है, लेकिन टोटल इनएक्टिविटी नहीं होती। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाई डू मैन बिकम सैड, हाउ कैन दिस सैडनेस बी ओवरकम। और मनुष्य जो है दुखी क्यों होता है, कवि के अनुसार मनुष्य दुखी क्यों होता है, और ये दुख को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो इसमें क्या, मैन फेल टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। आदमी जो है अपने आप को नहीं समझ पाता। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि जिंदगी में इतनी भागदौड़ है उसके अपने लक्ष्य को लेकर, उस लक्ष्य को लेकर जो कि उसने अपनी टारगेट अपनी लाइफ के लिए सेट कर रखा है, उस टारगेट को लेकर उसके अंदर इतना रश है, इतनी भागदौड़ है, वो कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाता कि वो क्या है, वो ये चीज़ क्यों कर रहा है। और दे आर ऑलवेज थ्रेटिंग देमसेल्फ विद डेथ। और वे लोग जो हैं अपने आप को मौत का डर दिखाते रहते हैं, मतलब ये चीज़ नहीं किया, मौत के पहले मुझे ये चीज़ कर लेनी है। तो ये चीज़ हमेशा वो अपने आप को मौत का डर दिखाते हैं कि मौत आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी, और मृत्यु जब आ जाएगी तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। यानी सांसारिक भ्रमजाल में वो हमेशा फंसे रहते हैं, इसलिए वो अपने आप को कभी समझ नहीं पाते। When they realize their failure to understand themselves, जब वो इस चीज़ का उन्हें एहसास होता है कि वो अपने आप को समझ ही नहीं पाए, अभी तक वो अपने आप को जान ही नहीं पाए, दे बिकम सैड और हेल्पलेस। वे बहुत दुखी हो जाते हैं और निसहाय हो जाते हैं। तब वो बहुत दुखी होते हैं कि जब ये समझते हैं अपने लाइफ में कभी उन्होंने अपने आप के बारे में नहीं सोचा, कभी अपने आप के बारे में समझा नहीं, तब वो बहुत दुखी होते हैं। फियर ऑफ डेथ ऑल्सो मेक देम सैड। और मौत का डर भी उन्हें दुखी कर जाता है। और जो स्टिलनेस है, साइलेंस है, इसमें जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जब इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलेगा, तब आप कुछ देर के लिए अपने मौत के डर को भी भूल जाएंगे। और वहाँ पे आपको जो सैडनेस है आपकी, उसमें इंटरप्ट करने का थोड़ा सा आपको मौका मिल जाएगा स्टिलनेस में। ओनली अ ह्यूज साइलेंस कैन इंटरप्ट दिस सैडनेस। एक बहुत बड़ी चुप्पी ही इस दुख को इंटरप्ट कर सकती है, काट सकती है। सच साइलेंस विल डू देम गुड। और इस प्रकार की शांति ही उनके लिए अच्छा कार्य कर सकती है। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जस्टिफाई जो है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मतलब, इस कीपिंग क्वाइट लेसन को आप जस्टिफाई कीजिए कि ये कीपिंग क्वाइट लेसन जो टाइटल है, ये टाइटल आपके लिए कीपिंग क्वाइट का सही टाइटल है या कुछ और टाइटल होना चाहिए, इस चीज़ को आप जस्टिफाई करना। देखिए कि किस प्रकार से जस्टिफाई होता है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज क्वाइट अप्रोप्रिएट एंड लॉजिकल। और जो ये टाइटल है कीपिंग क्वाइट, ये पूरी तरह से लॉजिकल है पोएम के लिए। क्यों है? इट इज सजेस्ट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। और ये क्योंकि ये सजेस्ट करता है, ये बताता है कि जो इंट्रोस्पेक्शन है, आत्मनिरीक्षण है, अपने जीवन के लिए, किसी भी मनुष्य के जीवन के लिए कितना आवश्यक है और कितना ज़्यादा जरूरी है। द पीपल ऑफ वर्ल्ड आर ओवर एक्टिव एंड ऑलवेज ऑन मूव। और जो संसार के लोग हैं हमेशा ओवर एक्टिव मतलब ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा मूव पे रहते हैं। और इसीलिए बताया गया है कि जो कीपिंग क्वाइट है, शांत रह के आत्मनिरीक्षण करना, इंट्रोस्पेक्शन करना लाइफ के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। इस पोएम की हर एक लाइन में
जो राइटर है उन्होंने यही बताया है, हर एक लाइन में इस चीज़ पर जोर दिया है कि इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और देखिए कि आप लाइफ में या अर्थ में या अपने आप की ज़िंदगी को कितना ज़्यादा बदल सकते हैं। तो इसमें ये लेसन का जो टाइटल है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त टाइटल है इस लेसन के लिए। देयर एक्टिविटीज़ हैव कॉस्ट अनटोल्ड ट्रबल एंड सफरिंग। और जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनके क्रियाकलाप हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अनकहे परेशानियाँ और कष्ट लेकर आती है, क्योंकि जब वो लगातार अपने टारगेट की तरफ दौड़ते रहते हैं तो क्या होता है, वो अपने आप में अपने शरीर पे इतना ज़्यादा लॉस कर लेते हैं, अपना इतना ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं कि जब तक उन्हें इस चीज़ का एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और फिर वो लॉस को कवर करने के लिए अपने सारे कार्य को या तो पूरी तरह से रोक देंगे या तो फिर लॉस के साथ चलते रहेंगे और लाइफ को जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ पे इनके लिए जो बताया जा रहा है, कवि कह रहा है कि ये इस प्रकार की एक्टिविटी उनके जो शरीर के लिए या उनके आप के लिए इतनी परेशानी और इतने ज़्यादा कष्ट खड़े कर देती है कि उनको खुद ही नहीं पता चलता। कीपिंग क्वाइट विल डू देम ए लॉट ऑफ गुड। और शांत रहकर अपने आप के बारे में सोचना, इंट्रोस्पेक्शन करना जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकता है। इसीलिए ये लेसन का जो टाइटल है, इस पोएम का जो टाइटल है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। इट विल सेव देम फ्रॉम मैनी हार्मफुल एंड वायलेंट एक्टिविटीज़। और ये जो कोई कीपिंग क्वाइट है, शांत रहना ही उनको कई सारी हार्मफुल मतलब नुकसानदेह और हिंसक एक्टिविटीज से बचा सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए कि कितना अच्छे तरीके से इसमें बताया गया कि कीपिंग क्वाइट लेसन जो है, इस लेसन का, इस पोएम का जो टाइटल है, कितना ज़्यादा इसके लिए मायने रखता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के आंसर को आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आप सोचते हैं कि पोएट जो है टोटल इनएक्टिविटी या डेथ का फेवर करता है? क्या डेथ के समर्थन करता है? नहीं। नो, ही डज नॉट एडवोकेट आइदर टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। मतलब यहाँ पे बताते हैं क्वेश्चन के आंसर में है कि कवि जो है टोटल इनएक्टिविटी या डेथ का समर्थन कतई नहीं करता। वो चाहता है कि हम लोग कुछ देर के लिए स्थिर रहें, इंट्रोस्पेक्शन करें, लेकिन टोटल इनएक्टिव ना हो जाए। ही मेक्स इट क्वाइट क्लियर दैट स्टिलनेस शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। मतलब इस पोएम में साफ साफ ही चीज़ बताई गई है कि स्टिलनेस और टोटल इनएक्टिविटी को लेकर आप कंफ्यूज मत होइए, या फिर और इक्वेटेड टू इट, या फिर टोटल इनएक्टिविटी या फिर इसी के समान कोई और चीज़ समझकर आप इसमें स्टिलनेस को लेकर कंफ्यूज मत होइए। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ। मतलब जो पूरी तरह से टोटल इनएक्टिविटी होती है वो मृत्यु को लाती है, यानी डेड बॉडी ही टोटल इनएक्टिव होती है, लेकिन जो स्टिलनेस होती है वो डेड बॉडी की निशानी नहीं है। तो स्टिलनेस और टोटल इनएक्टिविटी को लेकर आप कंफ्यूज मत होइए। बट नेरूडा हैज़ नो ट्रक विद डेथ। लेकिन इसमें जो कहा गया है कि नेरूडा ने कहा है कि हैज़, मतलब ये कहते हैं कि नो ट्रक विद डेथ, मतलब इसमें वो कहते हैं कि कोई डेथ के समान इसमें ना हो जाए, डेड बॉडी के समान ना हो जाए, उसी के समान अपने एक्टिविटी को बंद ना कर दे। तो हिज स्टिलनेस मीन्स हाल्टिंग ऑफ हार्मफुल एंड हॉस्टाइल ह्यूमन एक्टिविटीज। उनका स्टिलनेस, स्थिरता का मतलब ये हुआ कि जो नुकसानदेह और परेशानी पैदा करने वाले जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनको कुछ देर के लिए रोकना। स्टिलनेस का मतलब हुआ कि जो अपने आप को सारे कार्यों से कुछ देर के लिए रोककर अपना इंट्रोस्पेक्शन करना कि हम कितने हार्मफुल या हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिससे कि जो संसार को है, ह्यूमंस को है और नेचर को क्या क्या चीज़ें, क्या कौन कौन सा नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस चीज़ को जांच करके अपने आप को उसके लिए जो सही कर पाना। टोटल इनएक्टिविटी आप वहाँ पे लेकर आप कंफ्यूज मत होइए। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला देख क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, एक छोटी सी लाइन का, एक स्टेटमेंट का आपको एक्सप्लेनेशन करना है कि एक्सप्लेन आई वांट नो ट्रक विद डेथ। इसमें जो पोएट ने कहा है आई वांट नो ट्रक विद डेथ, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है इसका कि टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ। मतलब इसमें बता रहे टोटल इनएक्टिविटी जो है मृत्यु लाती है। बट द पोएट रिफ्यूजेज टू एसोसिएट विद डेथ। और पोएट इस बात के लिए रिफ्यूज करते हैं कि हमें मौत के साथ कोई डील करनी है, कोई मौत के साथ कोई एसोसिएट करना है। 10 इस प्रकार से ही इज नॉट एडवोकेटिंग फॉर डेथ और टोटल इनएक्टिविटी। इस प्रकार से वो डेथ यानी मृत्यु या टोटल इनएक्टिविटी का कोई भी फेवर नहीं करते। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकती है, तो इस लाइन का एक्सप्लेनेशन आप ढंग से समझ लीजिए और लिख भी जरूर लीजिएगा, क्योंकि इस लाइन का एक्सप्लेनेशन पूछा जरूर जाता है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ इस लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट कैन द अर्थ टीच अस। धरती हमें क्या सिखाती है?
धरती हमें क्या बताती है। तो लेसन को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उसमें बताया कि धरती जो है, धरती पे जो ऋतुएं होती है, ऋतुओं को जब मौसम जो अपनी चरम पे होता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, जब वो अपनी चरम पे होता है तो लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, लोग छिप कर बैठ जाते हैं। तब लगता है कि जो है सब कुछ धरती पे डेड हो चुका है। लेकिन जैसे ही जब लगता है धरती पे सब कुछ डेड हो चुका है तो तुरंत धरती अपना मौसम बदलती है और लोग फिर से एक्टिव हो जाते हैं। वही चीज़ धरती बताती है कि द अर्थ कैन टीच अस अ लेसन हाउ टू बी इनएक्टिव एंड साइलेंस एंड देन बिकम अलाइव। कि कैसे हम लोग चुपचाप रहकर शांत रहें, इनएक्टिव रहें, उसके बाद तुरंत अपने आप को ये बताएं कि हम लोग जीवित हैं। क्लियर? तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा और लिख लिया होगा, और आप एग्जाम देने से पहले इसे तैयार भी कर लेंगे और ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने उन सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका आने वाले दिनों में इंग्लिश की परीक्षा देने वाले हैं। तो उन तक ही कोई वीडियो लेक्चर जरूर पहुंचाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ एकदम हटके और यूनिक मिलती है। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।